Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे आप सबको पता ही है, हम पॉलिटी सेशन भी साथ साथ कर रहे थे और उसके साथ हमने करंट सेशन भी स्टार्ट किए थे। तो करंट आपकी वीडियोस आती रहेंगी और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, जो डेट आपकी एग्जाम आई है, आई थिंक 7 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 7 से पहले कम से कम इस पूरे ईयर के आपके करंट्स खत्म हो जाए। तो साथ ही साथ आपकी पॉलिटी भी खत्म कर दी उसकी। तो पॉलिटी आपकी यहाँ पे अगर मुझे लगता है एक बार अगर आपने पहले पढ़ी भी हो या नहीं भी पढ़ी है तो एट द सेम टाइम आप कर सकते हो, ये क्लास के साथ इसकी रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आपने पढ़ी है तो अगर आपको रिवीजन ऐसा देखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई टू स्पीड में करके, जब मल्टीप्लाई टू कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो 0.5 1.5 में देख सकते हो आप इसको। तो शुरू करते हैं फिर। आज हमारा कौन सा है, डीपीएसपी के बारे में। देखो डीपीएसपी, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट थोड़ा इनडेप्थ समझाया था, डीपीएसपी में उतना इनडेप्थ जाने वाले नहीं है। डीपीएसपी में आपको सिर्फ याद क्या रखना है, क्या एक आपको नंबर याद रखना है, 44 कौन सा है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। नंबरिंग याद रखनी है कि कौन सा आर्टिकल कितने नंबरिंग में बोला गया। आपको इससे ज़्यादा डीपीएसपी में कुछ नहीं पूछेंगे। और डीपीएसपी की 2-3 ज़्यादा कॉमन चीज़ें पूछ लेंगे, इस ऊपर कुछ नहीं पूछने वाले। जैसे मैं आपको वो पहले पेज में आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा डीपीएसपी में क्या बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पूछ सकते हैं कि डीपीएसपी किस पार्ट में आता है। इस पार्ट में आ गई है पार्ट 4। पार्ट 1 भी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप। पार्ट 3 में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। और अब हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या आता है, डीपीएसपी। तो ये याद रखना सीक्वेंस वाइज। पार्ट 4 में क्या लिखा है, कहां से कहां तक पहले आर्टिकल है, 36 से 51 तक। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच कंटेन द ब्रॉड डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज एंड लॉज। The concept of directive principles of state policy was borrowed from Irish Constitution। देखो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमने कहाँ से ली, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम वन कंट्री और अदर, ठीक है, हमें पता ही है। बट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से आ रहे थे, हमारे आए थे यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमने इनसे लिया। अब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से हमने क्या किया, ये चीज हमने बारो की हुई है। देखो, while most of the fundamental rights are negative obligations on the state, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट के ऊपर। बट डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अब आप बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, आप सीधा कोर्ट में चले जाओगे, क्योंकि वो जस्टिशिएबल है। अब आप कोर्ट में जाओगे तो ऑब्वियसली बात, आप केस कर रहे हो, किसके खिलाफ केस कर रहे हो, यूनियन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ आप केस कर रहे हो, तो उनके एज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन बन जाती है, क्योंकि वो उनको आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। बट जो डीपीएसपी है वो एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या हो गया, कि इनको एक रोड मैप बना के दे दिया एक सिंपल से तरीके से। रोड मैप क्या हो गया, मतलब क्या, कि जब आप कभी भी क्या करो कि आपको कोई भी एक चीज करनी है, सपोज, ठीक है, आपने बोला कि मुझे कुछ भी करना है, उसमें आप क्या कर देते हो, एक पहले से ही 3 से 4 चीजें लिख के रख देते हो कि मुझे ये काम तो करना है। बट इन काम के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे गाइड करेंगी अपने उसके बारे में, उसको क्या करके, वो गाइडलाइन, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अब मैं आपसे बात करूँ, आप एसआई की बात तैयारी कर रहे हो, अब आपको एसआई का पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मॉक देने पड़ेंगे, हर चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अब आप क्या करोगे, बेसिकली आप करोगे अपने लिए एक रोड मैप सेट करोगे। रोड मैप क्या सेट करोगे, आपको पता है कि आपको दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ना है पढ़ाई को देने, आपको कम से कम 1 महीना किसको देना, कंप्यूटर को देना है। आपको जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने के साथ साथ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद रिवीजन करनी है, क्योंकि आप हिस्ट्री को बार बार भूल जाते हो। ज्योग्राफी में अपने कुछ करना है, ये आपने क्या कर दिया, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, ठीक है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, सपोज हिस्ट्री के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो, पर आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री मुझे इतनी याद नहीं रहती, मुझे नाम फेमिलियर नहीं रहते, तो ये एज आपको रोड मैप दे दिया गया, आपको कह दिया गया कि आपको क्या करना है, इस बेसिस में चलोगे तो आपको क्या होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने
हमारी स्टेट को क्या कहते हैं, एक रोड मैप बना के दिया था कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अगर आप डीपीएसपी के कंपैटिबल लोगे तो वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रेस और हमारी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए डीपीएसपी लाए हुए हैं। The DPSP contain the very basic philosophy of the Constitution of India. Obviously बात है, very basic philosophy कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? It is aimed in overall development of nation through the guidelines related to social justice, economic welfare, foreign policy, legal, administrative matter. देखो ये सब की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे ना, फंडामेंटल राइट आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम, वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट जो हमारे क्या है, डीपीएसपी है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें प्रोवाइड करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था डीपीएसपी में सॉरी, हमने स्टार्ट किया था प्रीएम्बल में, क्या पढ़ा था? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या प्रोवाइड किया गया था? हमें लिबर्टी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। हमें जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। और जो जस्टिस था, लिबर्टी किसमें था? बिलीफ, फेथ, सब कुछ था। लेकिन जस्टिस उन्होंने 3 बेसिस से बोला था। आपको किस किस की जस्टिस मिलेगी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस आपको कहाँ पे मिल रही है? फंडामेंटल राइट में। बट आपको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे मिल रही है? फंडामेंटल। ये हर चीज उन्होंने क्या करके रखी हुई है? फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट्स में डाली हुई है, सॉरी डीपीएसपी में डाली हुई है। अब हम करते हैं स्टार्ट कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, अब हम आपने देखा होगा आर्टिकल हमारे 36 से स्टार्ट हुआ था डीपीएसपी, बट आर्टिकल में 38 से शुरू किया, क्योंकि पहले सेम जैसे आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है हमारे 12 आर्टिकल से। तो स्टार्टिंग में 12 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी है। मैंने लास्ट टाइम आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे आपको पता था कि स्टेट की डेफिनेशन है, और यहाँ पे भी क्या 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। 37 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 37 में सिर्फ उन्होंने बताया क्या कि इसका काम क्या है डीपीएसपी का। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें सोसाइटी में हमारा जो, आपको पता है कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी लाने के लिए। आपको पता है हमारे यहाँ पे गरीबी कितनी है, हमें वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए डीपीएसपी लाएंगे हमें। अब वो कैसे मिलेंगे? अब हम जैसे जैसे हम आगे आर्टिकल पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ही आर्टिकल आ जाता है, कौन सा? 38, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है? टू प्रमोट welfare of the people through socio-economic and political justice and try to minimize inequality, area of income, status and opportunity। क्या बात कर रही है? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वही स्टार्टिंग में बात स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक आपको प्रोवाइड करना है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या कोशिश करोगे कि इनइक्वालिटीज कम हो। जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज कम होगी, जितनी ज़्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ना कि सिर्फ इक्वल राइट्स एट द सेम टाइम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली इगैलिटेरियन बन जाएगी। तो इन्होंने बोला क्या कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज करते हैं इनइक्वालिटीज को। वो इनइक्वालिटीज कैसे कम होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर एरिया ऑफ इनकम, आपको इनकम अच्छी मिल रही है तो आपकी इनइक्वालिटीज कम होती जाएगी। क्योंकि इनइक्वालिटीज क्यों आ रही है? क्योंकि टॉप 1% ऑफ अवर कंट्री की जो हमारी जीडीपी है वो कौन कर रहा है? जो टॉप हमारी सॉरी जो हमारी 70% ऑफ अवर जीडी कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? टॉप 5%। और बाकी कौन? हमारी 30% जीडीपी की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, रेस्ट 90 to 95% ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होगा कि ये इगैलिटेरियन का, हम नहीं बोल सकते कि हमारी सोसाइटी इगैलिटेरियन है, इसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। अगर आप इनकम प्रोवाइड करोगे, इक्वालिटी की तरफ जा रहे हो। आप लोगों को स्टेटस प्रोवाइड करो, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कुछ कमाने के लिए, उनके पास स्किल भी नहीं है, हर कुछ नहीं है। तभी हमने स्किल डेवलपमेंट का इतने ज़्यादा, क्यों ज़्यादा हमने इतने लाए स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लाई हैं? इसीलिए लोगों को स्किल मिलेगा, जब उनको स्किल मिलेगा उनको एक इनकम के लिए एक सोर्स मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। 38 आर्टिकल ये हो गया। 39 आर्टिकल में 39 आर्टिकल में सब क्लॉसेस दिए हुए हैं, और हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग से एक, आप देखना कि हर चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, एक अलग से स्कीम लाई हुई है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी ना स्टेट के लिए एक क्या है? रोड मैप। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो आप डीपीएसपी देखते हो, आप डीपीएसपी देखते हो तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि हाँ हमें क्या करना है, इस बेसिस में क्या करना है, आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड।
आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करना। अब देखो जैसे हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था वो जस्टिशिएबल है, लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल 39 जो आर्टिकल 39 उधर क्या लिखा है, सिक्योर एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, ठीक है। अगर ये चीज उन्होंने कहाँ पे लिखी होती फंडामेंटल राइट्स में, तो सरकार को आपको देना ही देना था लाइवलीहुड। अगर वो नहीं देते आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जा सकते, आप सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सरकार को मुझे जॉब देनी ही पड़ेगी। बट ये क्या, डीपीएसपी, अगर सरकार आपको नहीं देती है लाइवलीहुड, आप केस नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत ज्यादा स्कीमें लाई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स लाई हैं, लाइक मनरेगा होगी, ठीक है, पीएम रोजगार योजना होगी। तो जब वो जस्टिशिएबल नहीं है तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा बाहर इतना काम करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्या हो, इनइक्वालिटीज कम हो, लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा वो टैक्स दे पाएंगे, और जितना ज़्यादा वो टैक्स दे पाएंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए एक इनकम सोर्स बन जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक जगह में स्कूल बना के उसने कितने लगाए, 30 CR लगा के उसने क्या किया, 10 साल में उसने 30 करोड़ लगाए और एक स्कूल बनाया, उसमें उसने 10 तक बच्चों को पढ़ाते गए करते गए, 20 साल उन्होंने क्या किया, इतनी इन्वेस्टमेंट किया, 20 ईयर में 30 करोड़। अब क्या होने वाला है, तो वो बच्चे वहां से निकलेंगे ना, मान लेते 500 बच्चे निकले, अब वो एक एसेट बन चुके हैं। अब वो आगे क्या करेंगे, करियर परस्यू करेंगे, और जब वो कमाएंगे तो टैक्स देंगे। इससे एक टाइप के इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तभी वो क्या करते हैं कि चाहते हैं कि हाँ इतनी ज़्यादा इनक्वालिटी कम हो। अब सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को इनकम, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर देती है। लाइवलीहुड कौन से मिल जाएगी, अब मैंने बात की आपको मनरेगा स्कीम होगी। अगर हमने लास्ट टाइम अगर इसमें मैंने इकोनॉमिक क्लास में पढ़ाया था कि मनरेगा की बात क्या होती है, उसमें अनस्किल्ड लेबर को 100 डेज के लिए वर्क मिलता है, ठीक है। रोजगार योजना है, इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आई हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को, सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड। दूसरा क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया में कोई भी रिसोर्स है, अगर सिर्फ 5 to 10% लोगों के उन रेंज उनके कब्जे में होगा, जो ठीक है उनके पास है पूरा, इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मटेरियल एंड रिसोर्स। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप क्या करते हो, आप सिक्योर करते हो लाइवलीहुड किसी का, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या नहीं होने दे रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहे हो, सॉरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहे हो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो सब किसी को, तो उससे क्या होगा, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी वेल्थ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक इंसान के पास नहीं रहेंगे। तभी इंडिया का एक कम्पिटेटिव मार्केट है, ना कि ये ओलिगोपोली है या मोनोपोली है किसी की, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ नहीं हो रही है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही है, देखना एक से दूसरे की तरफ जाता है, दूसरे से आगे चलता जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हर किसी को ना अपने वर्क के लिए ना उतना पे मिल रहा है, क्योंकि हमने इक्वल पे वर्क इक्वल वर्क की जो बात कर रहे हैं वो किस आर्टिकल में आ जाता है, 39 में, सब क्लास टी में, ठीक है। जितना वर्क करोगे डज नॉट मैटर कि आप फीमेल हो या मेल हो। अब आपको ये कोई नहीं बोल सकता कि आप फीमेल हो तो आपको पूरे दिन काम करने के सिर्फ 500 मिलेंगे, ऑन दी अदर हैंड मेल को 700। अगर सेम काम कर रहे हो आपको सेम रेम्यूनरेशन, ठीक है। जब आपको इक्वल पे मिलेगा तो अब आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से। देख रहे हो कि कैसे सब क्लास एक से दूसरे में जाया जाता है। और जब आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपके डेवलपमेंट भी हेल्दी होगी, आपकी हेल्दी होगी, आपके चिल्ड्रंस की हेल्दी होगी, ठीक है। और इन सब के लिए ना गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चला के रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। अब अगर वो गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तो क्या उनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि जस्टिशिएबल नहीं। तो अगर इनको गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है इन चीज़ों को, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का एक्ट बनाना पड़ेगा। आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा, जब मैं आपको आर्टिकल 45 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्ट के बारे में बताऊंगा कि डीपीएसपी को कैसे जस्टिशिएबल बनाया जाता है। एक तरीका उसका है, वो हम आगे बढ़ते। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आर्टिकल 39 में क्या हो रहा है। अब देखो उसी के अंडर क्या हो गया, पोस्को एक्ट, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं,
बच्चों को बचाते हैं, प्रोहिबिशन रेगुलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 39G डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अभी हमने लास्ट जो आर्टिकल कौन सा बोला, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है 39A। 39A के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, हमने बात की है कि हमें क्या मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस कौन सा मिलना चाहिए, इकोनॉमिक, बट एट द सेम टाइम जस्टिस हमें कौन सा मिलना चाहिए, सोशल भी। और सोशल जस्टिस हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमें ना लीगल एड ना मिल सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा केस एंड पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, हमारे हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, इन सब कोर्ट में हमारी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई तो किसी ना किसी पे केस कर रहा होगा। और अगर एक गरीब इंसान है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो क्या कर सके, इतना पैसा यहाँ पे लगा सके। तो हमने क्या किया, आर्टिकल 39A उन्होंने क्या रखा हुआ है, लाया हुआ, जिसमें वो क्या करते हैं कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। आपको प्रोवाइड करनी है फ्री लीगल एड, ठीक है। अगर आप कभी कभी क्या हो जाते हो, आपको पकड़ के ले जाते हैं वो, कोई भी, अगर आप किसी जुर्म के अंदर आप पकड़े गए हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास लॉयर लड़ने के लिए नहीं है तो दूसरा लॉयर आपके केस वो बोलता जाएगा, लास्ट में आपको सजा होगी, बात खत्म। नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस क्या हो गया कि आपको सुनाने का हक क्या है, आपकी जो बिना आपकी बात सुने, बिना आपका पक्ष देखे आपको सजा नहीं हो सकती, उसे कहते हैं नेशनल जस्टिस। तो आपको वो कौन बताएगा, वो आपको यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। इसके थ्रू, नालसा के थ्रू, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, वो ये नालसा आया था एक्ट, एक नालसा का एक एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था, 1989 में, ठीक है। ये एक, नॉट श्योर 1989, बट हाँ आई थिंक 1989 का, ठीक है। ये एक्ट पास किया गया था। इसमें उन्होंने क्या बोला था कि हम नालसा का फॉर्मेशन करते हैं। और किस आर्टिकल के अंदर आ गया वो, 39A के अंदर। फिर आता हमारा आर्टिकल 40 में उन्होंने क्या बोला कि टू बिल्ड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विद नेसेसरी पावर बाय ऑर्गेनाइजिंग विलेज में। आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करनी पड़ेगी। सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, थर्ड ईयर गवर्नमेंट जो हमारी होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, पंचायत देखते हैं, ठीक है, जो किस में लेवल में होती है, विलेज लेवल में। फिर ब्लॉक समिति देखते हैं, जो हमारे ब्लॉक लेवल पे होती है। और फिर हम देखते हैं क्या, जिला परिषद, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ये हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और ये किस आर्टिकल के अंडर उन्होंने बोला है कि हाँ आपको बनानी बनानी है, वो हमने बनाया आर्टिकल 40। अब देखो बात क्या आती है, ये चीज हमें डीपीएसपी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपको पता है कि 500 प्लस हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी। अगर उस टाइम में डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में रख देते कि नहीं आपको बनानी ही बनानी है, ताकि क्या हो, क्योंकि ये नेसेसरी है, आपको ऑब्वियसली बात है कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी जरूरी है। गांधी जी भी काफी बोलते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ना बोल। तो उस टाइम जो लॉ मेकर थे उन्होंने कहा था कि इंडिया के ऑलरेडी इस टाइम ना बहुत हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप में, हमारे वैराइटीज के यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी लॉयल्टी इस टाइम अपने एरियाज की तरफ है। अभी हमारा देश इतना यूनाइट और इंटीग्रेट नहीं हुआ है। इस टाइम अगर हम क्या कर दें, ये सिस्टम लेके आ जाएंगे तो हमारे देश का भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो हम इसको कहाँ पे रख देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आगे चल के अगर इनको कभी लगा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है तो ये आगे बना लेंगे। तो वो हमने कब किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में हमने ये एक्ट पास किया था। उसमें क्या कर दिया हमने, हमने बोला कि हाँ अब से जो हमारी क्या होगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी। देखो, अगर कोई भी चीज़ ना जस्टिशिएबल बनानी है आपको, अगर वो फंडामेंटल राइट में है, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में है तो आपको जस्टिशिएबल ऑलरेडी है। बट अगर कोई भी चीज़ अगर डीपीएसपी में है और आपको उसको क्या बनाना है, जस्टिशिएबल बनाना है, तो आपको एक्ट पास करना। एक्ट कैसे पास होता है, पहले आपको कोई भी चीज़ पास करनी पड़ती है, कहाँ से, लोकसभा से या राज्यसभा से, डज नॉट मैटर, स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट हाउस से हो गया, फिर आपको दूसरे हाउस से वो पास करानी पड़ती है। जब दूसरे हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट की जब असेंट में, तो उसको प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पास हो चुकी। तो ये चीज़ किस में थी हमारी, ये हमने
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लानी है, ये हमारा था आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है। अगर इसको इंप्लीमेंट करने का एक ही तरीका है कि हमें पास करना पड़ेगा, एक्ट पास करना, ठीक है, जो हमने लाया क्या, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने बोला कि हाँ हम क्या करते हैं, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आता हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है? टू सिक्योर राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। अब देखो हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है। कैसे पता चला? हमें, हमने प्रियम्बल पढ़ा है, जहां पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, democratic, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, हमने ये बात की है कि नहीं की है? वहां पे की हुई है। अब ये सोशलिस्ट पोजिशन है, ये हमारा कहां से हमें पता चला था? ये हमें पता चला था प्रियम्बल से, ठीक है। तो अगर हमारी सोशलिस्ट कंट्री है, और सोशलिस्ट का मीनिंग आपको आई थिंक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सिंपल से, एक सोशलिस्ट कंट्री वो होती है कि जहाँ पे उनको लगता है कि हमें लोगों की भलाई के लिए, बेहतरीन के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक हो गया हमारी क्या, कैपिटलिस्ट होता है, एक हमारा होता है सोशलिस्ट, एक होता है हमारा कम्युनिज्म, ठीक है। जो कम्युनिज्म होता है, बेसिकली कम्युनिज्म क्या होता है, इसमें स्टेट आउंड होता है एवरीथिंग, मतलब कि हर चीज़ गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, आपसे कोई चीज़ बिलोंग नहीं करती है। और ये कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी होगी? लाइक रशिया होगी, ये क्या होगी? कम्युनिस्ट कंट्री। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को आप कंज्यूमर और मार्केट फोर्सेस हर चीज़ों को चलाती है, लाइक अमेरिका, जहाँ पे हर किसी का क्या है, हर चीज़ अपना बिजनेस किसी का अपना है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती आपकी बिजनेस। बट हमारी कहाँ, हमारी कंट्री कौन सी है? हमारी एक सोशलिस्ट कंट्री है, कि हमने मिक्स टाइप की इकॉनमी है, हमने कैपिटलिज्म को भी जगह दी है, हमने सोशल कम्युनिज्म को भी जगह। कैसे? हमने कैपिटलिस्ट उस जगह को रखा है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद अपने आप मैनेज कर लेंगे, अपना बिजनेस चलेंगे, हर चीज़ करेंगे। बट हमें लगता है कि लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो हम क्या कम्युनिज्म टाइप का हम थोड़ी वाइब्स इसके बीच ले आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि आपको पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड को आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, लाइक थ्रू मनरेगा। अगर कोई ओल्ड एज इंसान है, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आप उसको ओल्ड एज पेंशन दे सकते हो, या अगर पेंशन दे सकते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसको खाना प्रोवाइड कर सकते हो, कम से कम वो खाना खा ले, उसके लिए होम्स बना सकते हो, ठीक है। जब कोई इंसान क्या सिक है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत जो आई थी, आयुष्मान भारत में क्या था कि आपको प्रोवाइड मिलता है क्या, इंश्योरेंस मिलता है अप टू 5 लाख हर फैमिली को मिलता है, और ये 10 करोड़ इंडिया में 10 करोड़ फैमिलीज को मिला हुआ है। तो ये हर चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये आपको प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट कंट्री। जैसे देखो क्या हुआ, पीएम किसान निधि को अनाउंस किया गया 2019 में। अब पीएम किसान निधि क्या होगी? पीएम किसान निधि होगी एक स्कीम है, मे भी आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं, या हमने लास्ट टाइम जो सेशन लगाया था किसका, इकोनॉमिक सेशन लगाया था, मैंने उसके बारे में इसको पढ़ाया था कि पीएम किसान निधि क्या। इसमें बेसिकली क्या करते हैं वो, ये फार्मर को 3 इन्वेस्टमेंट में 6,000 रुपीज देते हैं, लाइक हर इन्वेस्टमेंट में 2K ईच, हर इन्वेस्टमेंट उनको मिलता है, मतलब उनको 3 इन्वेस्टमेंट में कितना मिलेगा, 2K मतलब एक साल में उनको कितना मिलता है, 6K। इसलिए कोई कोई इनपुट खरीदना हो, लाइक फर्टिलाइजर थोड़ा सा वो खरीदना हो, थोड़ा सीड खरीदना हो, बस उनकी हेल्प करने के। ऐसे क्या हो गया, पीएम वया वंदना योजना। वया वंदना योजना क्या हो गया, ये एल्डरली पीपल्स के लिए है, क्योंकि भी आपने देखोगे एल्डरली पीपल के पास एक लमसम अमाउंट होता है, लाइक 8 लाख 10 लाख रुपीज जो उनको मिला होता है, मतलब उन्होंने जमा किया होता है या कुछ भी किया होता है। अब वो 10 लाख रुपीज क्या करते हैं, 8 से 10 लाख रुपीज वो कर देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, एफडी करा के डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में। तो अब बैंक क्या करता है, उनको एक अमाउंट देता है इंटरेस्ट के थ्रू, लाइक उनका एक टाइप की उनकी इनकम लग जाती है, कौन सी, मंथली इनकम के हिसाब से लग जाती है, उनको हर मंथ में कम से कम 8,000 या 9,000 के आसपास रुपीज मिलते रहते हैं। क्यों? अब बोलोगे वो तो बैंक दे रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि कभी कभी क्या चलता रहता है कि बैंक के सेम अमाउंट रहे, इंटरेस्ट का कभी कभी बैंक 3% में आ जाएगा, 2% में आ जाएगा, तो उनको मान सकते हैं कि इस 8K की जगह पर मंथ के हिसाब से उनको 5K में आ जाए। पर जब 5K में आ गया तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके बीच का क्या है,
डेफिसिट है जो 3 ये डेफिसिट आ रहा है वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, पेश डाल देगी। ये आपको स्कीम से मैं आपको पढ़ लेना थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं भी आपको ये स्कीम्स पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पॉवर्टी और इंक्लूसिवनेस के बारे में ये स्कीम्स, तो ये अब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा जाएंगे। वैसे ही आप ओल्ड एज में पेंशन प्रोवाइड करो मनरेगा के थ्रू, आप उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत स्कीम होगी, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल हमारा 42 आता है। 42 आर्टिकल में क्या होता है, इट इज राइट टू जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ना जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो उस जगह की हालत भी तो कम से कम ठीक होनी चाहिए, ठीक। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ पे कम से कम वाटर एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका टॉयलेट होना चाहिए, वो जरूरी है। एट द सेम टाइम आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए, क्योंकि लाइट नहीं है तो आप काम कैसे करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको पता है कि आजकल डिजिटल वर्क होता है। एट द सेम टाइम एटलीस्ट आपके पास फैन होना चाहिए अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो, क्योंकि जस्ट एन ह्यूमन कंडीशन फॉर योर वर्क, अगर आपको जब तक आपको ये कंडीशंस नहीं मिल रही है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम अगर आप फीमेल हैं तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलने चाहिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट में हम देखने के लिए, तो द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर मैटरनिटी एंड entitles her for the maternity benefits। एट द सेम टाइम उसको क्या मिलता है, उनको लीव तो मिलती है और उनको अनपेड वर्क एम्प्लॉयमेंट पैसे मिलते रहते हैं। एग्जाम्पल, उनको फुल पेड इन एब्सेंस फ्रॉम द वर्क, अगर वो कभी कभी वर्क में शो अप ना कर पाए बिकॉज ऑफ मैटरनिटी तो उनको तब भी फुल पेमेंट मिले टू टेक केयर ऑफ अर चाइल्ड, ठीक है। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। कोई भी अगर एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 10 पीपल है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैटरनिटी बेनिफिट। और इसमें कितनी लीव मिल सकती है आपको, अप टू 26 वीक्स, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 43। इसमें क्या बात की गई है, टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्रीज टू सिक्योर मिनिमम वेजेस, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पार्टिसिपेशन, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट फॉर द सेक। अगर आपको कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बोल दें, खादी इंडस्ट्री के बारे में, तो किसमें बात की गई है, 43 में बात की गई है, ठीक है। टू सिक्योर मिनिमम वेजेस, कम से कम अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम वेजेस तो मिलने चाहिए। उसकी बात इसमें की गई है, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आपको, पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए हर किसी में, ठीक है। आपको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिलना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द वर्कर। सच ला एस देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, तभी हमने ये एक्ट क्यों पास की है। अगर ये चीज़ हमने इंप्लीमेंट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जस्टिसेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्ट पास करना पड़ेगा इनको पास कराने के लिए, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ एक्ट बन गई, वो लॉ बन गया, एक्ट क्या हो गया, लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। अगर आपको लॉ ऑफ द लैंड आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्सिक्वेंस। अभी हम कोई भी चीज़ में है, हमें अगर उसको इंप्लीमेंट करना हो तो हम सिंपल सा कर देते हैं, उसको एक्ट बना दो। वही बात है, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट बनता है कोई भी बिल अगर आपको एक्ट बनाना है, आप बिल क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करता है। कौन इंट्रोड्यूस करेगा, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे या लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। जब यहाँ से पास हो जाएगा फिर कहाँ पे जाएगा, अगर राज्यसभा ने पास किया था फिर लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा ने पास किया था पहले तो फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर इन दोनों ने पास कर दिया तो फिर कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास उसके सिग्नेचर मिलेंगे, तो ये लॉ क्या बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज एक्ट, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है, ये आपको 44 देख के ही लग रहा होगा क्या, टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। अगर दोनों चीज़ें इक्वल है तो आपको इससे याद रहेगा कैसे, आर्टिकल 44, क्योंकि दोनों इक्वल है, 4 4, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूसीसी। मतलब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक हिंदू क्या कर रहा है, डाइवोर्स ले रहा है, तो उसके लिए अलग से कैटेगरीज हो, अलग से क्राइटेरिया हो, और ऑन दी अदर हैंड अगर एक मुस्लिम पर्सन डाइवोर्स कर रहा है उसके लिए अलग से हो, ऑन दी अदर हैंड आपका सिख अगर कोई क्या कर रहा है, डाइवोर्स कर रहा है तो उसका अलग हो। ये एक एग्जाम्पल हो गया क्या, डाइवोर्स की। बट आप क्या कर सकते हो कि आपको एक यूनिफॉर्म कोड लाना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तभी इन्होंने क्या कर दिया था, जब हमारा देश आज़ाद होता तब हमारा देश इतना ज़्यादा वो इंटीग्रेट नहीं था, यूनाइट नहीं था, तभी उन्होंने कहा था कि अगर इस टाइम हम क्या करेंगे, हर किसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की कोशिश करेंगे तो इससे डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगी। तो अगर हम चलते हैं कि हम एक व्यू रखते हैं कि एक टाइम में वो खुद आके जाके क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर
तभी हम क्या कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्या चले, एक ही लॉ चले, हर किसी के चले, डज नॉट मैटर वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस रेस से बिलोंग करता है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या करता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल द एज ऑफ 6 ईयर। आपको प्रोवाइड करना है, अगर आप टू मतलब जीरो क्या वही बात होगी क्या, जब आपका फर्स्ट डे पैदा होते हो, फर्स्ट डे से पैदा होने से लेके 6 ईयर तक आपका टेक केयर कौन करेगा? आपका टेक केयर करेगा कौन? गवर्नमेंट टेक करेगी। वो कैसे प्रोवाइड करेगी? अगर आप पुअर हो, अगर आपको खाना नहीं मिल सकता, तो आपको आंगनबाड़ी सेंटर में क्या मिलता जाता है? मिड डे मील वगैरह मिलता है, अप टू 5th क्लास भी मिलता है आपको। वहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स मिलते हैं, जिनको प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाई हैं ताकि पोषण अभियान के थ्रू आपको क्या मिलता है? खाना मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपको वहाँ पे खाने के लिए हर चीज़ मिलती है। अब देखो आर्टिकल 45 जो था ना स्टार्टिंग में, वो अप टू द एज ऑफ 6 नहीं था। पहले वो क्या था? 0 से लेके कहाँ तक था? 14 ईयर्स तक था। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आई थी, ये आपके लिए ये अमेंडमेंट आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पक्का याद रखो। कुछ ही गिन चुन के आपके पास 10 से 12 अमेंडमेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये उन 12 में से एक अमेंडमेंट है, इसको पक्का याद रखना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आई थी? 3 चेंजेस आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चेंजेस क्या आई थी? पहली चेंज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 ईयर। पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला? 0 to 14 ईयर था, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 6 से लेके 14 ईयर कहीं ना कहीं तो गया होगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया होगा। तो वो हमने शिफ्ट कहाँ पे प्रोवाइड किया? हमने इसको डाला फंडामेंटल राइट में। और फंडामेंटल राइट में जब मैंने पढ़ाया होगा तो आर्टिकल 21A क्या है? हमारा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। मतलब क्या? कि आपको एजुकेशन मिलने का हक है। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो? अब फंडामेंटल राइट में है तो आप क्या कर सकते हो? सीधा जाके कोर्ट में क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पर जाके केस कर सकते हो। गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में 5-10 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है तो गवर्नमेंट को वहां स्कूल बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्या प्रोवाइड हो? एजुकेशन प्रोवाइड हो, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने बोला कि देखो, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम हर किसी को एक यूनिवर्सल क्या प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तभी उन्होंने कहा था क्या करना, कि जब हमारे देश के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चों को अपने कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज। तो ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। फिर टाइम आया कि कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 2002 के आसपास। इससे भी पहले 1990s में काफी प्रॉब्लम आई थी। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि किसी ने केस किया था, उन्नी कृष्णा केस आया था। उससे पहले भी एक केस आया था जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने तो जब हमारा देश आजाद हुआ तब तो उन्होंने कहा था कि 10-20 साल के अंदर क्या आ जाना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। ये अभी तक क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? पर करते करते बदकिस्मती से हमारे कम 40 से 45 ईयर्स हमारे निकल के बाद कोई चेंज नहीं आता। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चेंज आई, उन्होंने बोला कि नहीं, हम क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स बनाते हैं। किसको? 6 से लेके 14 ईयर तक बच्चों को हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। तभी हमारा कौन सा आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था हमारा। किसमें आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी चेंजेस आई? पहली चेंज आई किसमें? फंडामेंटल राइट में। क्यों? क्योंकि एक नया चीज ऐड की 21A, जिसमें क्या किया उन्होंने? 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों को कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। दूसरा चेंज किसमें आया? इसमें चेंज। क्यों? क्योंकि पहले यहीं से 0 से 14 था, और अब कितना रह गया? ये 0 से 6। और तीसरा चेंज आया था फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आगे हम पढ़ेंगे। जब हम वो पढ़ेंगे तो एक सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। क्या उन्होंने बोला था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च किया, अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो फैमिली की भी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को जाके कम से कम स्कूल में तो छोड़ के आए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड होगा। मैं आगे आपको ये पढ़ा दूंगा। अब देखो, पर मैंने क्या कहा आपको कि जो 0 से 6 से 14 के बीच बच्चे थे वो कहाँ पे थे? स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज में थे। चाहे हमने उनको कहाँ पे डाल दिया? 21A में डाल दिया, जो किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट में। बट अभी भी ना इनके पास ना एनफोर्सेबल पावर नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल राइट में डालने से ना उसके पास एनफोर्सेबल पावर नहीं आ जाती है। अगर स्टार्टिंग से ही वो फंडामेंटल राइट के अंडर था तो फिर उसको जस्टिशिएबल था, आप कोर्ट में जाके केस करके वो छीन के ले सकते थे। बट अगर उन्हें उठा के डाला बाद में कोई भी चीज फंडामेंटल राइट में, तो उसको अगर जस्टिशिएबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट पास करना पड़ेगा। सेम कंडीशन, तो पहले लोकसभा से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा से, डज नॉट मैटर। फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में अगर पास हुआ फिर प्रेसिडेंट के असेंट मिलेंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। तो तभी आपने देखा होगा कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारी कब आई थी? 2002 में।
बट राइट टू एजुकेशन एक्ट, जब ये एक्ट कब आया, ये कभी आपको टाइम मिले इंटरनेट में आप चेक कर सकते हो, ये 2009 में क्या हुआ था, ये एक्ट आया था। अब आप बोलोगे कि अमेंडमेंट तो ये 2002 में लेकर आ गए, इनको इतना टाइम कहाँ से लग गया, इनको 7 साल लग गया राइट एक एक्ट लाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार जैसे ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बनेगा ना, अब आप ना कोई बहाना नहीं मार सकते, आपको प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। क्या? एजुकेशन, आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी आपने एक्ट पास किया, आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आपके पास इतने टीचर्स हैं। अब इन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2002, उन्होंने बोला कि हमें कुछ टाइम चाहिए, 5 से 7 साल में चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, कम से कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें जिसमें कम से कम जो एडिशनल 2 से 3 करोड़ बच्चे आने वाला है उनके लिए कुछ बैठने के लिए जगह भी होनी चाहिए, टीचर्स उनको पढ़ाने के लिए होनी चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, 2009 में जाके एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ 2009 के बाद, इंडिया में क्या हो गया कि हर किसी बच्चे को हक था एजुकेशन लेने का। अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके केस कर सकता है। ये था हमारा क्या, आर्टिकल 45। अब हम चलते हैं 46 में। इसमें क्या हो गया, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अब वीकर सेक्शन कौन कौन सी है, SC STs, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो मैंने अभी जब से आपको DPSP पढ़ाना शुरू किया हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात करूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल, सॉरी सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल की बात करो। मैंने अभी तक कोई पॉलिटिकल की बात की नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस आपको कहाँ पे मिलती है, फंडामेंटल राइट में। अगर आपसे पूछ लें कि फंडामेंटल राइट आपको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देता है, तो वहां पे प्लीज मत लिख के आ जाना कि हाँ देता है। वो आपको फंडामेंटल राइट क्या देता है, पॉलिटिकल जस्टिस देता है। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस आपको देते हैं DP। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि हम टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन SC and STs एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो हमने स्पेशली SC और STs के लिए एक आर्टिकल रखा हुआ है जिसमें हमने बोला क्या कि उनको इनजस्टिस से बचाना पड़ेगा। इससे ना अब कौन सा एक्ट आया था, देखो ये वाला एक्ट, बहुत सारे एक्ट है, ऐसा नहीं एक है हुआ, और ये एक्ट कौन सा आया, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST। ये कब आया था, 1989 में। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया था, SI में, जब उन्हें बोला था क्या कि जो SC और ST है, बताओ कि इनमें से जो 4 नीचे हमने आपको ऑप्शन मिले थे, 4 डिफरेंट डिफरेंट लॉज मिले थे, ठीक है, जिसमें एक आपको था फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006 भी था, एक में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी था, और आई थिंक तीसरा ऑप्शन था सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 इफ आई एम राइट, ठीक है। ये 3 ऑप्शन करेक्ट थे, और एक ऑप्शन था लाइक कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस टाइप था, पर वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसमें से आपके 3 ऑप्शन ठीक थे, तो वन ऑफ दोज ऑप्शन कौन से थे, कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST। तो हमारा इस आर्टिकल में क्या बोला है, आर्टिकल 46 के अंडर क्या होता है, आपको पता है कि इसमें हमने जब ये एक्ट पास किया था ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST, इसमें उन्होंने बोला था कि आप अगर क्या करते हो, क्या आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वगैरह, ठीक है, तो जो सो कॉल्ड हमारे हायर स्टेटस लोग के लोग थे, वो क्या करते थे, कभी कभी लोअर स्टेटस वाले लोग को क्या करते थे, उनका कभी कभी आधी मूछ काट देनी, उनका कभी कभी गंजा कर देना, उनको मुंह काला करके, उनको चप्पलों का हार पहना के, ठीक है, कभी कभी घुमाते थे सड़कों पे। और इन सब चीजों को ना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया कि इस ऑफेंस के अंदर अगर आपके ऊपर FIR होती है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल देके बाहर नहीं लाया जा सकता, इसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसी हरकत करते हो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पकड़े जाते हो, तो आपको क्या किया जाएगा, सजा होगी। देखा ये कौन सा है, अभी आपको एक चीज पता चलेगी, ये क्या है, DPS। बट DPS पे तो जस्टिसेबल नहीं होते, आप कोर्ट में कैसे जाओगे, इसलिए तो हमने ये एक्ट पास किया है। ये एक्ट में हमने क्यों लाया हुआ है, इसीलिए लाया है कि एक्ट पास करने से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसको जस्टिसेबल बना सकते हैं, तभी आप कोर्ट जा सकते हो। जब कोई चीज जस्टिसेबल होती है तभी आप कोर्ट जा सकते हो, नहीं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है।
फिर हमारा आर्टिकल आता है 47। इसमें क्या होगी, टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट सच एज लिकर, ड्रग एंड ओपियम। सीधी सी बात है, कोई भी अगर साइकेडेलिक सब्सटेंस अगर आप यूज करते हो, कोई भी अगर आप ऐसा सब्सटेंस यूज करते हो जिससे क्या होता है, नशा होता है, तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है। ये आर्टिकल हमारे 47 में। और 47A ऑप्शन भी है जिसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, नहीं सॉरी वो 48 होगा, ठीक है। 47 में सिंपल सी बात की आपको इंटॉक्सिकेंट लिकर होगा। 48 आर्टिकल क्या आ गया, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ कॉव्स एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स इंप्रूविंग एनिमल। इसमें क्या बोला गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो आई थिंक मोर देन 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन क्या करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से क्या करती थी, कनेक्ट थी। तो उनको पता था कि जो क्या है, काउ है, ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो किससे पूरी जाती थी, काउ से पूरी हो जाती थी। आपको काउ से घी मिल जाता था, आपको काउ से मिल्क मिल जाता था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको काउ से मिल जाती थी। तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वहां से पूरी होगी। तब उन्होंने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, कि काउ का स्लॉटर बंद करना चाहिए, ठीक है। आपको ब्रीड की इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करना चाहिए, आपको एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इसलिए हमारा आर्टिकल कौन सा आया, 48 है। अब एक और आर्टिकल है 48 आर्टिकल आया, एक और 48A है। इसमें क्या बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा होगा, अगर आपने ये मेरे नोट्स लिए हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, साइड में इसमें काफी स्पेस भी आपके लिए, तो आप इसको बाद में ऐड कर सकते हो। आर्टिकल 49, अब आप देख रहे होगे कि मैं कितना तेज चल रहा हूँ, 49, 50 ऐसे आर्टिकल चल रहा हूँ, क्योंकि डीपीएसपी में आपको सिर्फ का याद रखना है। आपको वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आर्टिकल 44 क्या है, 45 क्या है, 46 क्या है, इसमें आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाला, ठीक है। आर्टिकल 49 क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन, ठीक है, आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंटल प्लेसेस। इसमें आपको किस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट हो गया, कोई भी अगर पुराना टेम्पल बस एलोरा केव्स, ठीक है, इनको हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, इनको बचाने की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 50 क्या हो गया, हमने सेपरेट करना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। को पता है कि 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग यही करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो ये लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या करते हैं, जुडिशरी चेक करती है कि लॉ जो इम्प्लीमेंट लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो इसका वायलेट कर रहा है तो उसको क्या करें, सजा प्रोवाइड करें। आर्टिकल 50 में ये हो गया। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में क्या हो गया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको क्या करना है, नेशनल पीस सिक्योरिटी, फिर आपको फ्रेंडली रिलेशंस रखने दूसरे देश के साथ। देखो ये आप लोगों को नहीं बोल रहे, ये पीपल को नहीं बोल रहे, ये डीपीएसपी में ना इसको गाइडेंस दी जा रही है, गवर्नमेंट को दी जा रही है कि आपको ये सब करना है, समझ आई। अब मैं आपको एक कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, ये याद रख सकते हो। आपको आर्टिकल याद कैसे करना है उनको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक, एक चीज बताता हूँ, क्योंकि आपसे एक और वो चीज पूछ सकते हैं। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि इन सब आर्टिकल में गांधीयन आर्टिकल कौन से। अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ कि इन सब डीपीएसपी में से गांधीयन आर्टिकल कौन कौन से, तो आपको क्या याद रखना है, 40, ये फॉर्मूला याद रखना, +3 +3 +1, ये सब आर्टिकल कौन से, गांधीयन। मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 40 भी कौन सा, गांधीयन है। हमने इसमें 3 ऐड कर दिए तो कितना कर दिए, 43। 43 आर्टिकल भी कौन सा है, गांधीयन है। 46 कौन सा आर्टिकल है, गांधीयन है। 47 आर्टिकल कौन सा है, गांधीयन है। 48 देख रहे हो कैसे, +3 हमने किया ये वाला, हमने 3 ऐड और किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से आर्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 38 में क्या बात करेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी किस लिए बना हुआ है, इन सोशल इकोनॉमिक आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करने की। तो ऑब्वियसली बात, हम क्या बात करेंगे, इनक्वालिटीज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया, 38 आपको याद रखना है कि हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है इनक्वालिटीज को, आपको इनकम और स्टेटस प्रोवाइड करना है, ठीक है। 39 में याद रख कर लो कि उसमें सब क्लास है,
ठीक है। और सब क्लास में क्या क्या है, इक्वल पे, एक्सप्लॉयटेशन से पहुंचाना है, आपको हेल्थ देनी है, अच्छे डेवलपमेंट देनी है चिल्ड्रन को, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करना है, ठीक है, लाइवलीहुड आपको प्रोवाइड करना है। बात आती है फिर 39 है, 39 में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल एड। 40, 40 में क्या हो गया, गांधीयन स्टार्ट हो गए। तो जब भी गांधी जी हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले बात गांधी जी क्या बोलते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट करनी चाहिए। गांधी जी का हो गया 40 सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। 41, 41 में क्या हो गया, 41 हो गया कि आप इस वन को लेके चलो। वन क्या हो गया, ये वन को एज अ स्टिक लेके चलो। और स्टिक, कौन इंसान स्टिक पकड़ के चलता है, जिसको हेल्प की जरूरत होती है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पब्लिक को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। किन किन को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल को, ओल्ड एज पीपल को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओल्ड एज को जो इंसान है वो कहता है स्टिक पकड़ के चलता है। कोई भी इंसान सिकनेस में है, उसको चलना नहीं हो रहा, वो स्टिक प्रोवाइड करेगा। अगर आपको याद करना हो, वो आपको लिख दे कि अगर आप ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, मनरेगा वगैरह, आप असिस्टेंस मिल रही है आपको, पब्लिक असिस्टेंस मिल रही है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल रही है, किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, 41। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो वन है वो एज अ हम यूज कर सकते हैं उसको लकड़ी की तरह। आर्टिकल 24 देखो, आई थिंक 3 साल पहले क्या हुआ था, जो मैंने आपसे अभी बोला था ना कि ये 26 वीक है, 26 वीक है मैटरनिटी आपको लीव मिलती है। ये 3 साल पहले इसमें अपडेट आया था, पहले इसकी कितनी होती थी, कितने वीक के आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलते थे, 24 वीक्स के। तो आप उसी हिसाब से याद रखो, आप अभी आपको याद रखना है कि 26 वीक मिलती है, पर आप उस हिसाब से याद रखो कि ये जो 24 है, इसको हमने उल्टा किया तो क्या बन जाएगा, 42। तो आर्टिकल 42 में क्या, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है और ह्यूमन कंडीशन ऑफ द 43 फिर आ गया कौन, गांधी जी का, जो हमारे पास पासवर्ड है, हमारा एक सारा फॉर्मूला है, कौन सा, 40 तो पहले हो गया, कौन सा, पंचायत वाला। अगर हमने 3 ऐड किया तो गांधी जी बोलते थे कॉटेज इंडस्ट्री, खादी को बढ़ाओ। खादी को बढ़ाओगे, आप लोगों को कम से कम मिनिमम वेज प्रोवाइड करो, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करो। आपको 43 में ये आ जाएगा। 44 क्या हो गया, अभी मैंने आपसे बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर चीज इक्वल। और कब होगी, 4 और 4, जब दोनों डिजिट क्या इक्वल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 45 क्या हो गया, इसमें आपको याद रखना है क्या, सीधे सिंपल, हमारी जो गिनती वगैरह हम पढ़ते हैं कैसे करते हैं, 4 5 6, ठीक है। अगर ये 45 है तो मतलब क्या कि अप टू द 6 ईयर तक आपको क्या करना है यहाँ पे, चाइल्ड केयर, ठीक है। 45 आर्टिकल के आगे अगर हमने 6 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि 0 से लेकर 6 तक ही अगर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, चाइल्डहुड केयर वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करना, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो आपको बच्चों को कहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल 40। फिर आता है हमारा कौन सा, आर्टिकल 46। 46 में क्या हो गया, यहाँ पे एट्रोसिटीज रोकनी है, जो लोग क्या करते हैं, किसके ऊपर, SC और STs के ऊपर करते हैं, जो उनको को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर आप फील्डिंग कर रहे हो क्रिकेट खेलते टाइम, आप क्या करोगे, क्या चीज प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ा हमारा होता है कि हम कम से कम चौके और छक्के जो जा रहे हैं, कम से कम हम इनको रोकें। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन होने से, उनके ऊपर जुल्म होने से, इनजस्टिस होने से, किसके ऊपर, SC एंड ST के। इस तरीके से आप इसको इस परस्पेक्टिव से भी याद रख सकते हैं। फिर बात आती है कौन सी, 47, टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट। वापस आ जाते हैं किसमें, गांधी जी वाले में। 40 कौन सा था, पंचायत। 43 क्योंकि हमें +3 ऐड किया, कौन सा था, कॉटेज इंडस्ट्री। अब हम +6 3 और करते हैं, क्योंकि 3 +3 +3, अब ये कितना हो गया, 46। 46 में अभी हमने क्या बोला कि SC और ST को हमने क्या करना है, उनको बचाना है, ठीक है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में अब क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। 47 हो गया। 47 आर्टिकल, ऑब्वियसली बात है, गांधी जी बोलते हैं कि भाई मदिरा मत पियो, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस मत पियो, कोई भी साइकेडेलिक सब्सटेंस का यूज मत करो। इसमें भी क्या हो गया, 47 में, गांधी है, क्या करो, शराब मत, लिख कर मत।
और अब एक और गांधी जी का लास्ट रहेगा जिसमें एक और वन ऐड, जब हमने एक और वन ऐड किया तो क्या हो गया 48। ऑब्वियसली बात है गांधी जी क्या बोलते थे, आप क्या करो, हाउस स्लाटर मत करो और हस्बेंड्री को आप ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ब्रीड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ताकि लोगों के पास जो एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जो थे, कम से कम लोगों के पास एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लोगों के पास हो, एट द सेम टाइम उनके पास न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को घी मिल्क बटर वगैरह मिल से। फिर बात आती है 49 की, आर्टिकल 49। आप कुछ याद रख सकती हो कि जैसे 49 इसमें आप कुछ ऐसा याद रखते हो कि इंडियन गेट, जो इंडिया का गेट है ना, इसकी हाइट क्या है 49। देखो एग्जैक्ट 49 नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 49 इंडिया गेट की हाइट क्या है, 49 मीटर बोल दो बस, आपको ये याद रह जाएगा। आर्टिकल 50, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, पावर को हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं, हर चीज़ को क्या कर दो 50-50। हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दी, किस किस के बीच, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच, ठीक है, हमने 50-50% कर दी, सेपरेट कर दी पावर को। फिर आता हमारा 51। 51 में क्या हो गया, मान लेते हैं कि आपने क्या किया 51 कंट्रीज ट्रैवल की, बोलते हैं क्या कि आपको इंटरनेशनल पीस एंड, देखो ये थोड़ा मेरा मे बी आपको ये बताने का तरीका ना, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये कंपैटिबल नहीं है, हमें ऐसे याद नहीं रहेगा, तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको उसको थोड़ा फन तरीके से बनाना पड़ेगा, आपके लिए फन होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। मैटर सिविल टाइम क्या करता है कि आपको कम से कम 0 से 51 आर्टिकल के बीच याद रहे, और उसके बाद में एटलीस्ट 10 to 12 कोशिश करूंगा आपको और आर्टिकल पढ़ाने की, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द आर्टिकल हो जाए, एमरजेंसी प्रोविजंस आ जाए, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड रिलेशंस के बारे में आ जाए, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द अगर जो रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से पूरी हो जाए, आपको कहीं बाहर में ज़्यादा और करने की जरूरत ना पड़े।